हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने यूट्यूब पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जेई अभ्यास सीरीज के नाम से, जिसमें हम आपके जितने भी अपकमिंग जेई एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो डीडीए जेई हो, चाहे वो आरआरबी जेई हो, इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अपना ये जो क्लास अभी चल रहा है, ठीक है, इसमें हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कंक्रीट के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे उसमें, कंक्रीट के कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के। तो आज हम बाकी जो क्वेश्चन एसएससी जेई के रह गए कंक्रीट के, उन क्वेश्चनों की डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम आज की बात करें, आज ये जो सारा क्वेश्चन आने वाला है वो कंक्रीट पर आने वाला है, और ये आज का ये जो क्लास है वो कंक्रीट की लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो हम आज क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन जितना पॉसिबल हो पाए उतना क्वेश्चन हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज देखो, जैसा कि अगर देखा जाए जो पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है, सीधे क्वेश्चन बात है, ठीक है, सीधे क्वेश्चन बात है कि पहला क्वेश्चन क्या आपके पास है। तो जो पहला क्वेश्चन आपके पास ये बोला जा रहा है कि फॉर द माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सपोजर इफ 20 mm कोर्स एग्रीगेट इज यूज्ड, मिनिमम सीमेंट कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट मस्ट नॉट बी लेस देन। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है ना, आपसे बोला जा रहा है कि माइल्ड या मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में आपको एग्रीगेट की साइज गिवन कितना, 20 mm। ठीक है, बोला जा रहा है मिनिमम सीमेंट कंटेंट रिक्वायरमेंट कितना होगा। ठीक है, इसको देखने से पहले सबसे पहले हम एक टेबल देखते हैं। आपके पास ये एक टेबल है, ठीक है, जिसमें आपको एक्सपोजर कंडीशन दिया गया, और फॉर द प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए इन दोनों कैटेगरी में अलग अलग आपसे ये टेबल में क्या मिनिमम सीमेंट कंटेंट रिक्वायरमेंट कितना है और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितना है। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, किसमें, प्लेन कंक्रीट में और रेनफोर्स कंक्रीट में। ये दो अलग अलग ये टेबल निकल के आता है, प्लेन कंक्रीट में अलग वैल्यू निकल के आती है, रेनफोर्स कंक्रीट में अलग वैल्यू निकल के आती है। तो आज हम ये देखने वाले इसी पे क्वेश्चन आपसे, कि आपसे पूछा ये जा रहा है ना, क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना फॉर द माइल्ड एंड एक्सपोजर कंडीशन, क्या माइल्ड एंड मॉडरेट। ठीक है, माइल्ड एंड मॉडरेट कंडीशन में ये पूछा जा रहा है कि सीमेंट कंटेंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट कितना होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, अगर हम आपसे बोलें कि सर प्लेन कंक्रीट के लिए और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए ये वैल्यू अलग अलग निकल के आती है। ठीक है, बाकी अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, आपके क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि प्लेन कंक्रीट की बात किया जा रहा है या रेनफोर्स कंक्रीट की बात किया जा रहा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि प्लेन कंक्रीट की बात किया जा रहा है या रेनफोर्स कंक्रीट की बात किया जा रहा है। लेकिन आप अगर टेबल को वापस से देखोगे तो टेबल में एक चीज देखोगे कि फॉर दी किसके लिए, माइल्ड एंड मॉडरेट, आप देखो कि माइल्ड और मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में किसके लिए सीमेंट कंटेंट की वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि आपको दोनों के लिए एक ही सीमेंट कंटेंट की वैल्यू रिपोर्ट करना है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे, अगर आप टेबल में चेक करोगे, टेबल में अगर आप रेनफोर्स कंक्रीट में माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होता है, 300 होता है। ठीक है, आप समझना इस बात को। अगर मान लो, देखो हमको पता नहीं किसके लिए, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि रेनफोर्स कंक्रीट है या प्लेन कंक्रीट है, लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि माइल्ड एंड मॉडरेट कंडीशन के लिए, एक्सपोजर कंडीशन के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए। तो अगर आपसे माइल्ड एंड मॉडरेट दोनों के लिए एक ही आंसर टिक करना, इसका मतलब वो रेनफोर्स कंक्रीट ही पूछा जा रहा होगा, प्लेन नहीं पूछा जा रहा। क्योंकि अगर प्लेन कंक्रीट होता तो माइल्ड के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट अलग निकल के आता है एंड मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट की वैल्यू अलग निकल के आती। क्या निकल के आता, अगर ये प्लेन कंक्रीट होता तो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए 220 निकल के आता और मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए 240 निकल के आता। ठीक है, लेकिन आपसे दोनों के बारे में पूछा गया, आपसे क्या पूछा जा रहा है, फॉर द माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन, ठीक है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है प्लेन कंक्रीट है या रेनफोर्स कंक्रीट है, लेकिन हम रेनफोर्स कंक्रीट मान के चलेंगे। ठीक है, हम क्या मानेंगे, क्यों, क्योंकि केवल रेनफोर्स कंक्रीट में माइल्ड और मॉडरेट में वैल्यू सेम निकल आती है। कितना निकल आता है, 300 निकल आता है। कितना निकल आता है, 300 निकल आता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन कंफ्यूजन क्या, कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि आपसे मेंशन नहीं किया गया किसके लिए प्लेन कंक्रीट की वैल्यू पूछा जा रहा है या रेनफोर्स कंक्रीट की वैल्यू पूछा जा रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से समझ पाएंगे इस बात को कि ये रेनफोर्स कंक्रीट के लिए पूछा गया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन में रेनफोर्स कंक्रीट में मिनिमम सीमेंट कंटेंट सेम होता है, कितना था, 300 होता है, जो 300 आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा बी पार्ट, 300। ठीक है, तो ये टेबल देखो, बाकी ये टेबल में और भी चीजें मेंशन है,
ठीक है, इस टेबल में और भी चीजें मेंशन है, क्या मेंशन है, W/C रेशियो कितना होना चाहिए और मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, दोनों बात मेंशन है। किसके लिए, प्लेन कंक्रीट के लिए अलग है और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए अलग है, और ये वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन पे मिनिमम सीमेंट कंटेंट का वैल्यू पूछ लिया या फिर W/C रेशियो का वैल्यू पूछ लेगा, ये बात आपको एकदम रटा होना चाहिए। ये टेबल आप एक बार, इस टेबल को आप ढंग से रख लो क्योंकि आप इसे छोड़ नहीं सकते हो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करें तो प्लेन कंक्रीट में माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिफाइन नहीं किया गया कोड में कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट की वैल्यू माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में प्लेन कंक्रीट के केस में नहीं दिया हुआ है। बाकी अगर हम मॉडरेट तो चले, मॉडरेट में कितना M15 है, देन 20 है, और वेरी सीवियर और वेरी सीवियर दोनों के लिए कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है, और एक्सट्रीम कंडीशन के लिए M25 है। लेकिन अगर हम रेनफोर्स कंक्रीट की बात करें, रेनफोर्स कंक्रीट में आपको पता होगा कि माइल्ड के लिए कितना होता है 20, देन 25, 35, 35 और 40। ठीक है, ये दो बात आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बात आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी तो क्या पूछा गया, अभी पूछा गया मिनिमम सीमेंट कंटेंट की वैल्यू। ठीक है, आते अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन ये आपके पास है, देखना दूसरा क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है। जनरली कंक्रीट क्यूब्स आर टेस्टेड टू मेजर द कंक्रीट्स। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है, जो हम क्यूब टेस्ट करते हैं लैब में, जो हम क्यूब टेस्ट करते हैं वो क्यूब टेस्ट किसके लिए करते हैं, कौन सा स्ट्रेंथ निकालते हैं उसके लिए। तो आपके पास ऑप्शन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ट्विस्टिंग स्ट्रेंथ एंड नन ऑफ दिस। तो आप देखो एक बात समझा, जो हम क्यूब टेस्ट करते हैं कहाँ पे, लैब में, कंक्रीट के लिए जो क्यूब टेस्ट करते हैं वो किसके लिए करते हैं, वो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपके पास क्यूब टेस्ट भी है और सिलेंडर टेस्ट भी है। लेकिन अभी यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है, जो कंक्रीट में क्यूब टेस्ट करते हैं वो किसके लिए करते हैं। तो कंक्रीट में क्यूब टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपके पास और टेस्ट है, सिलेंडर टेस्ट है। ठीक है, हम सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन भी यूज करते हैं। लेकिन अगर हम क्यूब टेस्ट की बात करें तो आपसे क्यूब टेस्ट के बारे में पूछा गया, तो क्यूब टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए करते हैं, किसका, कंक्रीट का। बाकी आप एक बार जल्दी से इस चीज को देख लो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं क्यूब टेस्ट से। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम क्यूब टेस्ट की बात करें, इसमें और क्या इंफॉर्मेशन पॉइंट, क्या एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ये जो आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन पूछे गए अदर एग्जाम्स में, वो ये पूछा गया है कि आपसे एग्रीगेट का साइज दे देगा। आपसे क्या बोला जाएगा, कंक्रीट जो आप कंक्रीट बना रहे हो, उस कंक्रीट में जो आप एग्रीगेट यूज कर रहे हो, उस एग्रीगेट का एवरेज साइज दे देगा कि जो एग्रीगेट यूज हो रहा है उसका नॉमिनल साइज कितना है। ठीक है, उस बेसिस पे आपसे ये पूछ लेगा कि आप ये बताओ कि जब आप क्यूब टेस्ट करोगे उस क्यूब का साइज कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात आपसे मेंशन है कि अगर एग्रीगेट का साइज ग्रेटर देन 20 mm होगा, अगर एग्रीगेट का साइज ग्रेटर देन 20 mm होगा, तो आप जो क्यूब यूज करोगे उस क्यूब का साइज होना चाहिए कितना, 150 mm। ठीक है, आप जो क्यूब यूज करोगे उसका साइज 150 mm होना चाहिए। और अगर एग्रीगेट का जो नॉमिनल साइज है वो लेस देन 20 mm है, कितना, लेस देन 20 mm है, तो जो आप क्यूब यूज करोगे उसके जो साइज होना चाहिए कितना होना चाहिए, 100 mm। तो इस पे एक सवाल, इस पॉइंट पे सवाल इसके पहले पूछा जा चुका है। तो आप एक और पॉइंट यहां से याद रखोगे कि अगर एग्रीगेट का साइज ग्रेटर देन 20 mm है, तो आप जो क्यूब यूज करोगे उस क्यूब का साइज ग्रेटर देन 150 mm होना चाहिए। और अगर एग्रीगेट का साइज लेस देन 20 mm है, तो क्यूब का साइज जो होगा वो कितना होना चाहिए, 100 mm होना चाहिए। तो एक पॉइंट यहां से ये निकल जाता है। दूसरी बात, आप जब ये क्यूब टेस्ट करते हो, ठीक है, जब ये क्यूब टेस्ट करते हो, तो जब आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट को क्यूब में फिल करते हो, तो उसको कैसे करते हो, उसको 50 mm के लेयर में फिल करते हैं। कितने mm के, 50 mm के लेयर में कंक्रीट को फिल करते हैं। किसमें, जो क्यूब शेप का जो आपके पास मोल्ड होगा। ठीक है, मोल्ड में जो कंक्रीट आप फिल करेंगे वो कितने mm में, 50 mm के लेयर में फिल करेंगे। और ईच लेयर को 35 नंबर ऑफ ब्लोज, कितना, 35 नंबर ऑफ ब्लोज से क्या करोगे, कंपैक्ट करोगे। और आपके पास किससे, टैंपिंग रॉड से, वही टैंपिंग रॉड जो आप यूज करते हो कहाँ पे, स्लम टेस्ट में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब आप कंक्रीट में जब आप मोल्ड में कंक्रीट फिल्ड कर रहे होगे, तो कितने, किससे, 50 mm के लेयर में फिल करोगे, 50 mm के लेयर फिल करोगे। और ईच लेयर को कंपैक्ट करोगे कितने, 35 नंबर ऑफ ब्लोज ऑफ टैंपिंग रॉड। ठीक है, और टैंपिंग रॉड को मैंने आपको बताया था, ये वही टैंपिंग रॉड है जो आप स्लम टेस्ट में यूज करते हो। तो इसका जो लेंथ निकल गया था, कितना निकल गया था, इसका लेंथ 60 सेंटीमीटर निकल गया था, और इसकी डायमीटर जो है 16 mm निकल गया था। ठीक है, इसका जो डायमीटर था 16 mm होता है। ये तो बात हो गया। ठीक है, दूसरी बात, अब एक बार जब कंक्रीट को मोल्ड में आपने फिल कर लिया, ठीक है, आप एक बार कंक्रीट को मोल्ड में फिल कर लिया, तो उसके बाद क्या करते हैं, उस कंक्रीट को 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 90% ह्यूमिडिटी पे 24 आवर्स के लिए कहाँ पे, ऐसे लोकेशन पे रखते हैं जो वाइब्रेशन फ्री हो। ठीक है,
क्या करते हैं, एक बार जब आपने मोल्ड में कंक्रीट फिल कर दिया, ठीक है, अब क्या करोगे, उस मोल्ड को ऐसे जगह पे लेके रखोगे जहां पे कोई वाइब्रेशन ना हो, और कितने टाइम के लिए, 24 आवर्स के लिए, और वहां पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 ± 2 डिग्री, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90% होनी चाहिए। तो ये चीज निकल के आता है, ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी तक ये बात नहीं पूछी गई है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है कि जब आप मोल्ड में कंक्रीट फिल करते हो तो उसको क्या करते हो, 24 आवर्स के लिए वाइब्रेशन फ्री लोकेशन में रखते हो, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 27 डिग्री टेम्परेचर पे, तो 27 ± 2 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। अब आगे क्या, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब हमको क्या करना होता है, कंक्रीट का जो क्यूब प्रिपेयर हुआ, ठीक है, उस क्यूब की क्या करना था, क्यूरिंग करना था। और क्यूरिंग के लिए हम क्या करते हैं, सैंपल को 24 आवर्स के लिए, कितना सैंपल को क्या करते हैं, वाटर में इमर्ज करते हैं, ठीक है। क्यूरिंग के लिए क्या करते हैं, सैंपल को वाटर में इमर्ज करते हैं। अब उस सैंपल को कितने दिन बाद वाटर से निकालेंगे, ये बताएगा आपको कितने दिन की स्ट्रेंथ चेक करनी है, ठीक है। जैसे आपको मान लो 7 दिन की स्ट्रेंथ चेक करनी होगी, या आपको 14 दिन की स्ट्रेंथ चेक करनी होगी, या फिर 28 दिन की स्ट्रेंथ चेक करनी होगी। जितने दिन की स्ट्रेंथ आपको बतानी है, उतने दिन बाद क्या करोगे, कंक्रीट को पानी से वापस निकालोगे और फिर उसको यूटीएम मशीन में ले जाओगे। क्या करोगे, फिर उसको यूटीएम मशीन में ले जाओगे। तो आप क्या करोगे, 24 आवर्स के बाद जो आपका ब्लॉक, जो आपका क्यूब बना, उस क्यूब को कहां पर रख दोगे, पानी में रख दोगे, पानी में इमर्ज कर दोगे। किसके लिए, फॉर द क्यूरिंग पर्पस के लिए क्या करोगे, उसको वाटर में इमर्ज करोगे। उसके बाद आपको क्या करना, अब एक बार जब आपको कंक्रीट पे, जब आपको ब्लॉक पे टेस्टिंग करनी होगी, तो क्या करोगे, उसके लिए अब आपको वाटर से लेके आओगे, फिर इसको यूटीएम मशीन में ले आओगे, और यूटीएम मशीन पे जो रेट ऑफ लोडिंग होगा वो कितना होना चाहिए, 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट होता है, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है कि अगर यूटीएम मशीन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के दौरान जो यूटीएम मशीन में रेट ऑफ लोडिंग होता है वो कितना होना चाहिए, 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद आप देख लो, हाँ, अब जब आपसे लास्ट में जब आपको स्ट्रेंथ रिपोर्ट करना होता है, किसका, जब आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिपोर्ट करना होता है सैंपल का, तो क्या करते हैं हम, 3 सैंपल, कितने सैंपल यूज करते हैं, 3 स्पेसिमेन यूज करते हैं, 3 सैंपल यूज करते हैं, और इन तीनों सैंपल का जो एवरेज होता है वही क्या होता है, वही कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो आपसे ये पूछ लेता है कि जो हम कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिपोर्ट करते हैं वो कितने सैंपल का एवरेज लेते हैं, तो 3 सैंपल का एवरेज हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, द कंक्रीट स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाई एवरेजिंग 3 रिजल्ट। कितने रिजल्ट है, 3 रिजल्ट का क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। और जो मैक्सिमम डेविएशन अलाउ है किसमें, रिजल्ट में मैक्सिमम डेविएशन कितना होना चाहिए, ±5% होना चाहिए, ठीक है। ±5% से ज्यादा डेविएशन निकल के नहीं आना चाहिए, जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। आप क्या करोगे, 3 सैंपल के स्ट्रेंथ का एवरेज निकालोगे, ठीक है, और यही एवरेज क्या होगा, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। लेकिन यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि जो एवरेज वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो तीनों, उसका जो सैंपल का जो इंडिविजुअल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसके और एवरेज के वैल्यू के बीच में 5% से ±5% से ज्यादा डेविएशन नहीं निकल जाना चाहिए। तो आपसे ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम डेविएशन कितना होता है, ±5%, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। आप इस चीज को एक बार, ठीक है, आप इस चीज को क्या करोगे, इस पीडीएफ को एक बार डाउनलोड कर लेना, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ये सारी बात आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सारी बात वहां पे क्या करना, आपको चेक करना है, ठीक है, कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में कौन सा टेस्ट है, ये क्यूब टेस्ट है, ठीक है। कौन सा टेस्ट है, क्यूब टेस्ट। ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है कि क्यूब टेस्ट में कितने नंबर आप स्पेसिमेन यूज करते हैं, क्या प्रोसीजर, ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन है। और इन सारे पॉइंट्स आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप एक बार क्वेश्चन देख लो, क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा कि क्यूब टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के करते हैं। किसके करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं, क्यूब टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी तो ये पूछा गया, बाकी और जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। इस पीडीएफ को आप क्या करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम पे जाके आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और ये जितनी भी सारी पीडीएफ है जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है वो सारी पीडीएफ आपको क्या कर देंगे, अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, आप वहाँ से उसको नोट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सवाल है, आपसे वापस वही सब बात पूछा जाएगा, द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल इज टेकन एज द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कितना स्पेसिमेन, 3 स्पेसिमेन। अभी हमने आपको बताया कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है उसमें जब हम रिपोर्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की, तो कितने सैंपल का एवरेज लेते हैं, 3 सैंपल का एवरेज लेते हैं, ठीक है। 3 सैंपल का क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, और जो एवरेज वैल्यू होती है वही क्या होता है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। ये सारी बात हो गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है।
हाँ, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे जेईई एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है आईएएस कोड पे। आईएएस कोड पे क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना होता है उसमें कौन सा आईएएस कोड किसके लिए, ठीक है, कौन सा कुछ इंपॉर्टेंट आईएएस कोड है आपके सिविल में। अगर सारे सब्जेक्ट मिला लिए जाए, सारे सब्जेक्ट मिला लिए जाए, तो वहां से कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ 20-25 इंपॉर्टेंट आईएएस कोड निकल के आते हैं जो आपको ध्यान रखने और वहीं से क्वेश्चन अगर बनने होते हैं तो बन जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि आईएएस कोड पे, तो आईएएस कोड पे दो आईएएस कोड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आईएएस 456 कंक्रीट वाला, ठीक है, एक आईएएस 800 किसका, स्टील वाला, ये तो आपको पता ही होता है। उसके बाद कुछ ऐसे आईएएस कोड होते हैं जिस पर क्वेश्चन क्या डायरेक्टली पूछ लिया जाते हैं कि कौन सा आईएएस कोड किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो वही सवाल यहाँ पे बीएमसी से एक आईएएस कोड आपके पास पूछा जाएगा कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए कौन सा आईएएस कोड यूज करते हैं। सिंपल सा बात है, क्या करना आपको याद रखना है कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए कौन सा आईएएस कोड यूज करते हैं। तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए आपके पास आईएएस कोड निकल के आता है 10,262, ठीक है। कौन सा, तो जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप कौन सा कोड डाउनलोड करोगे, आईएएस 10,262, ठीक है। तो आईएएस 10,262 में जितने भी कंक्रीट मिक्स डिजाइन से जितने भी रिलेटेड जितने भी प्रोसेस है वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन है आईएएस 10,262 में। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट है, बाकी का देख लो क्या है, ठीक है। आईएएस 10,262 किसके लिए, कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग गाइडलाइन के लिए, ठीक है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए किसके लिए आईएएस 10,262 है, ठीक है। और 13,920 किसके लिए, डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर फॉर द सेस्मिक लोडिंग, ठीक है। किसके लिए, अगर आपके पास एक तो आरसीसी स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, आरसीसी कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सेस्मिक फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स है, सेस्मिक फोर्स है, ठीक है। तो अगर आपको आरसीसी स्ट्रक्चर की डक्टाइल डिटेलिंग करने के लिए जो कोड आपके पास है, लेकिन किसके लिए, सब्जेक्टेड टू सेस्मिक फोर्स के लिए कौन सा कोड निकल गया था, 13,920, ठीक है, 13,920। बाकी आईएएस 383 देख लो किसके लिए, आईएएस 383 है किसके लिए, स्पेसिफिकेशन फॉर द कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज फॉर द कंक्रीट, ठीक है। आप जो कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट यूज करते हो वो जिस नेचुरल रिसोर्सेज से आप प्राप्त करते हो उससे रिलेटेड जो कोड आपके पास है वो कितना, आईएस 383। बाकी आईएस 456 आप सभी को पता है किसके लिए, प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट के लिए, ठीक है, प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट के लिए। ये सारे कोड है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट कोड है जो आपको याद रखने, जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हो, आपके पास यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये पूरी टेबल है, ठीक है, ये पूरी टेबल है। ये सारे कोड नहीं है, ये जितना आपकी सिविल इंजीनियरिंग है, आपके सिविल इंजीनियरिंग में जितने इंपॉर्टेंट कोड बनते हैं जिससे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछा गया है, वो सारे कोड इस टेबल में मेंशन है, ठीक है। वो सारे कोड क्या इस टेबल में मेंशन है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया है कि हर क्वेश्चन के बाद हमने टेबल ऐड किया है या जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में नए क्वेश्चन है, ठीक है, अपने आप में वो नए क्वेश्चन है। और वो सारे क्वेश्चन, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए। तो आपको क्या करना, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, ठीक है। और ये पीडीएफ डाउनलोड कहां से करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप उस टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लो और वहां पे ये पीडीएफ आपको क्या मिलेगी, बट पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। देख लो, ये सारे कोड है, ये सारे कोड है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए आपसे, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में सारे कोड आपसे क्या किए गए, पूछे गए। तो आप एक काम करो, इसको क्या करो, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सारे कोड आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, ठीक है। फिर कोडल प्रोविजन है, सीधे कोड से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये सीधे कोड को एसएससी जेईई 2014 क्वेश्चन है, चेक कर लो। ये एसएससी जेईई 2014 क्वेश्चन, सीधे कोड पूछा गया आपसे कि द कंक्रीट क्यूब्स आर प्रिपेयर्ड, क्योर्ड एंड टेस्टेड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड्स नंबर। आपसे कोड नंबर पूछा गया किसका, कि जो हम कंक्रीट में टेस्टिंग करते हैं, किसके लिए, कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए, कंक्रीट की स्ट्रेंथ के लिए जो हम कंक्रीट में टेस्टिंग करते हैं वो सारी बातें किसमें दिया गया, आईएस 516 में। किसमें, वो सारी बातें आपको आईएस 516 में गिवन है, ठीक है। तो आईएस 516 किसके लिए, आपसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो भी टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हो, ये सारी टेस्टिंग का जो कोड है किसमें गिवन है, 516 में गिवन है। वो सारे गाइडलाइन किसमें, 516 में गिवन है, ठीक है। बाकी ये देख लो, बाकी जो कोड और बचते हैं। तो 515 किसके लिए, ठीक है, 515 किसके लिए, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चरिंग एग्रीगेट फॉर द यूज इन मास कंक्रीट। मास कंक्रीटिंग में आप जो एग्रीगेट यूज करते हो, चाहे वो नेचुरल एग्रीगेट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट हो, उसका सारा गाइडलाइन किसमें, 515 में। बाकी देखो 516 किसके लिए,
कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ टेस्ट है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए कौन सा 516 है, और 517 किसके लिए, स्पेसिफिकेशन ऑफ मेथनॉल के लिए, ठीक है। याद नहीं रखना, ये नहीं पूछेगा, ऑप्शन में दे दिया, अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑप्शन में चाहिए मेंशन है तो मैंने ये सारा कोड डाल दिया, बट दो इंपॉर्टेंट इसमें कितना 515 और 516, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैंने पूरा टेबल दे दिया आपको, तो ये सारे कोड आपको क्या रखना, सारे कोड आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या आपके पास, तो अगला क्वेश्चन आपके पास है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू, आपसे ये पूछा जाएगा, क्यूरिंग पे क्वेश्चन है, किस पे, कंक्रीट के क्यूरिंग पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। किस पे पूछा गया, कंक्रीट के क्यूरिंग पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चेक करना क्या है, सबसे पहली बात आप ये बता दो कंक्रीट की क्यूरिंग करते क्यों है, ठीक है, क्यूरिंग है क्या आप ये बता दो, ठीक है। तो देखो जब आप कंक्रीट प्रिपेयर कर लेते हो, जब आप कंक्रीट प्रिपेयरिंग के बाद जब कंक्रीट की प्लेसिंग आप कर चुके हो, ठीक है, प्लेसिंग फिनिशिंग सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अब क्या होता है कि कंक्रीट के हाइड्रेशन पर्पस के लिए, देखो कंक्रीट में क्या होता है, सीमेंट होता है, सीमेंट क्या होता है, सीमेंट में हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, और जब सीमेंट में हाइड्रेशन प्रोसेस होता है उसके बाद सीमेंट, उसके बाद पूरी कंक्रीट क्या करती है, स्ट्रेंथ गेन करती है। तो सीमेंट के हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान सीमेंट के जो रिक्वायर्ड मॉइस्चर कंटेंट है और सीमेंट का जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए हम सीमेंट की क्यूरिंग करते हैं, ठीक है। सीमेंट की क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। क्यों करते हैं, जो सीमेंट के हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान सीमेंट में जितनी रिक्वायरमेंट है वाटर कंटेंट की और जो रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की, उस वाटर कंटेंट और टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, ठीक है। तो क्यूरिंग क्यों करते हैं, ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात, जो सबसे क्यूरिंग के लिए सबसे सिंपल बात याद रख लो कि लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम क्यूरिंग करते हैं। किसके लिए करते हैं, लॉस ऑफ वाटर को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा तो कंक्रीट की जो हाइड्रेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, कंक्रीट की हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए जो वाटर कंटेंट है उसके लॉस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट की क्यूरिंग करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू, पहला ऑप्शन क्या, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, बिल्कुल सही बात है कि लॉस ऑफ वाटर चाहे वो किसी भी तरीके से वाटर लॉस होने का चांसेस है उसको हम प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो आप एक बात समझ जाओ जब कंक्रीट आपकी हार्ड हो रही होगी, जब कंक्रीट आपकी हार्ड हो रही होगी तो ड्यू टू इवेपोरेशन कंक्रीट में वाटर लॉस होगा, और जब कंक्रीट में वाटर लॉस होगा तो कंक्रीट का हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और जब कंक्रीट का हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो कंक्रीट अपने पूरे स्ट्रेंथ को गेन नहीं कर पाएगा, और जब कंक्रीट अपने पूरे स्ट्रेंथ को गेन नहीं कर पाएगा तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम निकल के आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि कंक्रीट का हाइड्रेशन प्रॉपर हो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट में क्यूरिंग करते हैं, तो हम लॉस क्या करते हैं, वाटर लॉस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, किससे, क्यूरिंग से, ठीक है। तो ये बात, पहला बात तो सही है कि प्रिवेंट द अच्छा द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू, नॉट पूछा गया, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है क्यूरिंग का, क्यूरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या पे नहीं है, तो पहला तो इसी पर्पस के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। दूसरा क्या, रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, तो बिल्कुल सही बात है। जब आपसे ये बोला जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर रहे हो, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करो, जब आप लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करोगे तो क्या होगा, श्रिंकेज भी प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि श्रिंकेज क्यों होता है, श्रिंकेज होता है किसके, लॉस ऑफ वाटर की वजह से। अगर लॉस ऑफ वाटर की वजह से श्रिंकेज हो रहा है तो जब आप क्यूरिंग करोगे तो लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट होगा, और जब लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट होगा तो कंक्रीट की श्रिंकेज भी प्रिवेंट हो जाएगी। इसका मतलब दूसरा भी पॉइंट सही है क्यूरिंग से रिलेटेड। तीसरा क्या, प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, सही बात है, कंक्रीट की जो भी प्रॉपर्टी हमको चाहिए होती है उन सारी प्रॉपर्टी को क्या करता है, क्यूरिंग प्रिजर्व करता है। लास्ट ऑप्शन क्या, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, गलत बात है, क्या करता है, ये कंक्रीट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। देखो जब क्यूरिंग आप प्रॉपर क्यूरिंग करोगे तो रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, और जब रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन ज्यादा निकल के आएगी, और जब रेट ऑफ गेन ऑफ पिस्टन ज्यादा निकल के आएगा इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी ना कि कम होगी। तो लास्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। आपसे इसमें पूछा गया कौन सा ऑप्शन क्यूरिंग के लिए गलत है, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लो क्यूरिंग क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्या क्यूरिंग का, किस लिए हम क्यूरिंग करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि क्यूरिंग किस लिए करते हैं, क्यूरिंग करते हैं किसके लिए, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट ड्यू टू इवापोरेशन और एनी अदर रीजन, ठीक है। किसी भी रीजन से, अगर किसी भी रीजन से लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर के चांसेस हैं कंक्रीट में, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करता है कौन, क्यूरिंग प्रिवेंट करता है। और क्यूरिंग में हम करते हैं क्या कि जो कैपिलरी पोर होता है, ठीक है, टू कीप द कैपिलरी पोर सैचुरेटेड टू इंश्योर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। मैंने वही बात बताया कि हम कंक्रीट में क्या मिलाते हैं, हम कंक्रीट में वाटर मिलाते हैं, ठीक है। और आपको ये पहले पता है कि कंक्रीट में कितने परसेंट वाटर आपको चाहिए, 38% वाटर चाहिए, किसके लिए, कंक्रीट की कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। और 38% में भी हमने ये बात बताया था कि जो 23% वाटर था वो क्या करता है, कंक्रीट का हाइड्रेशन करवाता है,
और जो 15% वाटर होता है वो कंक्रीट के वाइड्स में जाके इकट्ठा होता है। ठीक है, इस बात को समझना कि मतलब आपको कंक्रीट की कंप्लीट हाइड्रेशन करवाना है तो आप क्या करोगे, कंक्रीट में वाटर मिलाते हो। ठीक है, कंक्रीट में जो वाटर होता है भाई कंक्रीट के हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप इस बात को समझो, जब आप कंक्रीट में वाटर मिलाए तो जो 15% वाटर है कंक्रीट के वाइड्स में इंट्रैप्ट हो जाता है, कंक्रीट के वाइड्स में जाके इकट्ठा हो जाता है, वो हाइड्रेशन प्रोसेस में हम यूज नहीं कर पाते। उसके बाद जो 23% वाटर और हम मिलाते हैं वो उस वाटर को हम यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, कंक्रीट के हाइड्रेशन में। अब इस बात को समझो, आप जो ठीक है, अब जब कैपिलरी जो भी उसका वाइट होंगे उस वाइट्स को हम क्या करते हैं, क्यूरिंग के माध्यम से उस वाइट्स को सैचुरेटेड रखते हैं, फिल रखते हैं, ताकि क्या हो पाए, ताकि हाइड्रेशन कंप्लीट हो पाए, ताकि जितना हाइड्रेशन के लिए वाटर चाहिए वो मिल पाए किसको, कंक्रीट को। और एक और ठीक है, और टू इंप्रूव द वियर रेजिस्टेंस क्वालिटी। ठीक है, वियर रेजिस्टेंस क्वालिटी को इंप्रूव भी कराता है क्यूरिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है किसका, क्यूरिंग के। ठीक है, ये सारे किसके ऑब्जेक्टिव है, क्यूरिंग। बाकी आप ये देख लो कि क्यूरिंग के कौन कौन से मेथड है। ठीक है, क्यूरिंग के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, साइडिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस, कवरिंग कंक्रीट सरफेस विद वेट गनी बैग्स, स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द कंक्रीट सरफेस। ठीक है, पॉन्डिंग, देन ये है। ठीक है, क्यूरिंग कंपाउंड आपके पास क्यूरिंग कंपाउंड लाइक बिटुमेन है। ठीक है, टार है, एक्रिलेट्स है, क्लोरिनेटेड रबर है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, कौन सा, स्टीम क्यूरिंग। ठीक है, तो ये सारे मेथड है किसके लिए, क्यूरिंग के लिए। ठीक है, एक और बात सुनना, स्टीम क्यूरिंग पे कुछ और क्वेश्चन बन जाते हैं कि हम स्टीम क्यूरिंग कहां पे यूज करते हैं। स्टीम क्यूरिंग कहां पे यूज करते हैं, तो देखो जहां पे वेयर अर्ली रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ रिक्वायर, अर्ली रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। ठीक है, जहां पे आपको अर्ली रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए होगा, जहां पे आपको जल्दी स्ट्रेंथ अचीव करवाना होगा, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे स्टीम क्यूरिंग कर देंगे। ठीक है, स्टीम क्यूरिंग में क्या करते हैं, स्टीम क्यूरिंग में हम हायर टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हायर टेम्परेचर पे वाटर क्या करते हैं, वहां पे वाटर अप्लाई करते हैं किसमें, क्यूरिंग पर्पस में। तो जहां पे आपको अर्ली रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए होगा वहां पे हम क्या करेंगे, स्टीम क्यूरिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉपुलर क्वेश्चन ये बनता है, कि जहां पे अर्ली रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए होगा वहां पे हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जहां पे अर्ली रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए होगा वहीं पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या आपसे ये पूछा जाए कि जहां पे आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करोगे, क्या जहां पे आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करोगे वहां पे स्टीम क्यूरिंग यूज करोगे, तो नहीं। ठीक है, एक बार सवाल ये पूछा गया है कि जहां पे आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, जिस कंक्रीट में आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर रहे हैं, क्या उस कंक्रीट में आप स्टीम क्यूरिंग करते हो, तो नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो, क्योंकि पहले से ये चीज मेंशन है कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वहां पे जो रैपिड हार्डनिंग जो हम गेन करवा रहे हैं वो किसी और तरीके से गेन करवा रहे हैं, और वही सेम काम हम किससे करवाते हैं, स्टीम क्यूरिंग से करवाते हैं। तो अगर हम कंक्रीट में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम स्टीम क्यूरिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, अब बाकी जो काम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का है वही काम किसका, स्टीम क्यूरिंग का। ठीक है, तो जो यूजेज जो एप्लीकेशन निकल का था किसका, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, वही एप्लीकेशन निकल के आएगा किसका, स्टीम क्यूरिंग का। जैसे अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में आप कौन सी क्यूरिंग प्रेफर करोगे, तो स्टीम क्यूरिंग प्रेफर करोगे। ठीक है, अब कोल्ड वेदरिंग कंक्रीटिंग में कौन सा सीमेंट प्रेफर करोगे, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट प्रेफर करोगे। अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछा जाए प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में आप कौन सा क्यूरिंग प्रेफर करोगे, तो वापिस से स्टीम क्यूरिंग प्रेफर करोगे। तो ये सारी बात, जितना एप्लीकेशन आपके पास, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो आपके लिए रैपिड हार्डनिंग में निकल के आता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, वही एप्लीकेशन निकल के आता है किसमें, स्टीम क्यूरिंग में। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी उसमें भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का ये सेम प्रॉपर्टी है कि क्या हमको जहां पे अर्ली रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए होता है वहां पे क्या करते हैं, मोर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए वहां पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं, और वही सारे जगह पे हम क्या करते हैं, स्टीम क्यूरिंग यूज करते हैं। लेकिन जहां पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे वहां पे स्टीम क्यूरिंग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वहां पर हम स्टीम क्यूरिंग नहीं करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन होंगे किससे, ये सारे पॉइंट होंगे किससे, क्यूरिंग से। ठीक है,
ये सारे प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि आपको ऑप्शन में दे दिया कुछ कंपाउंड दे दिए जाएंगे और आपसे ये पूछे जाएंगे कौन से कंपाउंड एज ए कौन से कंपाउंड क्यूरिंग एज ए क्यूरिंग कंपाउंड यूज होते हैं, ठीक है। कौन से कंपाउंड हम क्या करते हैं क्यूरिंग करवाने के लिए हम यूज करते हैं। तो आपके पास कौन से कंपाउंड निकल गया था, आप एक बार चेक कर लो कि आपके पास कौन से कंपाउंड निकल जाते हैं। आपके पास बिटुमन हो गया, तार हो गया, ठीक है, एक्रिलेट्स हो गए, ठीक है, क्लोरीनेटेड रबर हो गया, सोडियम सिलिकेट हो गया, क्या हो गया, सोडियम सिलिकेट हो गया जिसको हम वाटर ग्लास भी बोलते हैं, और लिंसीड ऑयल हो गया, ठीक है। ये सारे कंपाउंड हम क्या करते हैं एज ए क्यूरिंग कंपाउंड भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपके पास ज़्यादा वाटर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे ऐसे कंपाउंड हम यूज कर लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके हो गए किससे, क्यूरिंग से, ठीक है। ये सारे पॉइंट किससे हो गए, क्यूरिंग से हो गए, ठीक है। एक बार इसको देख लो ढंग से, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन किसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। जो भी नए क्वेश्चन इसमें बनने होंगे इसमें से बन जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, अच्छा अगला क्वेश्चन किस पे, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे। किस पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे। और ये बोला जा रहा है कि द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद टाइम। आपसे ये बोला जा रहा है जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का टाइम के साथ क्या रिलेशन। सिंपल बात है, सिंपल बात आपसे ये पूछा जा रहा है जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है उसका टाइम के साथ कैसा रिलेशन है। तो जो स्ट्रेंथ का टाइम के साथ कौन सा रिलेशन है आप चेक कर लो। ये ग्राफ बन के आता है स्ट्रेंथ का टाइम के साथ, ठीक है। स्ट्रेंथ का टाइम के साथ ये ग्राफ बन के आता है, ठीक है। स्ट्रेंथ का टाइम के साथ जो ग्राफ बन के आता है वो ये बन जाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ का जो टाइम के साथ ग्राफ बन के आता है, ठीक है, ये ग्राफ बन के आता है, ठीक है। स्ट्रेंथ का, किसका, स्ट्रेंथ, ये क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इधर क्या है, एज ऑफ कंक्रीट, क्या है, एज ऑफ कंक्रीट है। तो जो एज के साथ किसका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो ग्राफ निकल गया था वो निकल जाता है। और यहां से एक बात क्लियर ये है कि आप अगर देखोगे मतलब क्या, यहां से ये पॉइंट निकल जाता है कि जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ क्या होगा, जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आप इस चीज को यहाँ पे देख सकते हो, कि जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करो, ये स्लोप ड्रॉ करो, ये स्लोप ड्रॉ करो, ये क्या देगा, यही तो जो स्ट्रेंथ वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, जो स्ट्रेंथ वर्सेस टाइम के ग्राफ का जो स्लोप है वही क्या देगा, वो देगा रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। वो क्या बताएगा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बताएगा। और जो आप देखो ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या हो रहा है, ये स्लोप लगातार क्या हो रहा है, ये स्लोप लगातार कम हो रहा है, ये स्लोप क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। और एक टाइम बाद क्या हो रहा है, एक टाइम बाद ये स्लोप क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, टाइम के साथ साथ कम हो रहा होगा। और टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, इसका मतलब अर्ली एज में जो स्ट्रेंथ क्या होगा वो ज्यादा निकल जाता है। अर्ली एज में जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ क्या वो ज्यादा है, ठीक है। तो सवाल क्या पूछा जाए, द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद टाइम इज नॉन लीनियर। क्या है, नॉन लीनियर ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ आपके पास है वो कौन सा ग्राफ है, नॉन लीनियर ग्राफ है। और एक सवाल यहां से ये बन सकता है कि रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है वो क्या है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, आपसे ये पूछा जाए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो क्या रहा है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है, तो एज के साथ साथ, टाइम के साथ साथ कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन जो रेट है, ये जो स्ट्रेंथ बढ़ने की रेट है वो शुरू में ज्यादा होती है और टाइम के साथ साथ क्या होता है, वो कम होता है। उस चीज को आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप हमेशा स्लोप आपको कम होते हुए मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब जो ग्राफ निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, नॉन लीनियर निकल के आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, आपसे ये पूछा जा रहा है जो कंक्रीट में आप वाटर मिक्स करते हो, ठीक है, जो कंक्रीट में आप वाटर मिक्स करते हो उस वाटर का पीएच रेंज क्या होना चाहिए।
उस वाटर की पीएच वैल्यू किस रेंज में होना चाहिए। और ये कोडल प्रोविजन है, ये सारे कोडल प्रोविजन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये चीज आपको एकदम टिप पे रटे होने चाहिए। जितने भी कोडल प्रोविजन है, जितने भी कोडल प्रोविजन में आपको क्या होना चाहिए, वो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट कोडल प्रोविजन से क्वेश्चन बनते हैं। और इस चीज को मैंने इसीलिए ये सारे पॉइंट को यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि इस सारे पॉइंट को मैंने टेबल के माध्यम से, देखो अभी तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो आप कंक्रीट में जो पीएच है, जो आप कंक्रीट में वाटर यूज करते हो उस वाटर का पीएच रेंज क्या होना चाहिए। ठीक है, आपका सवाल ये। तो जो वाटर आप कंक्रीट में यूज कर रहे हो उसका जो पीएच रेंज है वो 6 से 9 होना चाहिए। कितना? 6 to 9 होना चाहिए। और ये बात कोड में मेंशन है, ये बात किसमें? IS 456 में मेंशन है कि जब आप कंक्रीट बनाओगे उस कंक्रीट में जो वाटर आप मिक्स करोगे उस वाटर का जो पीएच रेंज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 6 से 9 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर, ठीक है देखो ये क्वेश्चन अलग है। अगर क्वेश्चन ये होता कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए पीएच वैल्यू कितना होता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए पीएच वैल्यू कितना होता है अकॉर्डिंग टू कितना 10,500, जो आपका इन्वायरमेंट में कोड है 10,500, उसमें भी क्या पीएच वैल्यू मेंशन है, लेकिन वो पीएच वैल्यू किसके लिए? वो पीएच वैल्यू आपके ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए पीएच वैल्यू 10,500 मेंशन है, वो कितना 6.5 से 8.5 मेंशन है। कितना? 6.5 से 8.5 किसके लिए? ड्रिंकिंग वाटर में किसका पीएच का मान। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कंक्रीट में जो आप वाटर मिक्स करते हो, जो कंक्रीट प्रिपेयर करने के लिए कंक्रीट में आप वाटर मिक्स करते हो, उस वाटर की पीएच रेंज कितना होना चाहिए? तो उस वाटर की पीएच रेंज 6 से 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 to 9 होना चाहिए। और इसी के साथ कुछ और कोडल प्रोविजन है जो आपको ध्यान रखने और जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बता दो कि परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड्स किसके लिए? वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं, अभी उस वाटर का परमिसिबल लिमिट पूछा जा रहा है जो आप कंक्रीट में मिक्स करते हो, जो वाटर आप कंक्रीट बनाने में यूज करते हो, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए? ऑर्गेनिक कंटेंट की, ऑर्गेनिक सॉलिड की जो परमिसिबल लिमिट है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक के लिए 3000 है, सल्फेट के लिए 400 है। अच्छा, क्लोराइड के 2 वैल्यू निकल के आती है, 500 निकल के आती है पीसीसी के लिए और 2000 निकल के आती है आरसीसी के लिए। ठीक है, और उसके बाद आता है सस्पेंडेड मैटर, और सस्पेंडेड मैटर के लिए ये वैल्यू कितना है? 2000 निकल के आता है। तो ये जो टेबल में 5 पॉइंट लिखे, सारे पॉइंट पे क्वेश्चन पहले किसी न किसी एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि ऐसे पॉइंट जो एग्जाम में पहले से 10 बार क्वेश्चन बन चुके हैं, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। तो आप इस टेबल को एकदम रट जाओ, इस टेबल को आपको क्या करना? रट जाना है कि ऑर्गेनिक सॉलिड के लिए जो परमिसिबल लिमिट है 200 है, इनऑर्गेनिक के लिए कितना है? 3000 है, सल्फेट के लिए कितना है? 400 है, क्लोराइड में 2 निकल के आता है किसका? आरसीसी के लिए अलग, पीसीसी के लिए अलग। देखो अगर आप पीसीसी मतलब विदाउट स्टील, अगर आपके पास विदाउट स्टील कंक्रीट है, वहां पे आप क्लोराइड के कंटेंट को कितना, विदाउट स्टील है तो क्लोराइड के कंटेंट को थोड़ा ज्यादा रख सकते हो, कितना? 2000 तक रख सकते हो। लेकिन आप अगर आरसीसी स्ट्रक्चर आपके पास है तो वहां पे आप जो वाटर यूज कर रहे हो उस वाटर में क्लोराइड कंटेंट 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपके पास ये लिमिट निकल के आती है। अब बाकी किसके लिए? सस्पेंडेड मैटर के लिए, सस्पेंडेड मैटर का जो परमिसिबल लिमिट है वो कितना नहीं होना चाहिए? 2000 से ज्यादा निकल के नहीं आना चाहिए। तो ये सारी जो बातें, बाकी जो पीछे हमने वाटर का पीएच बता दिया, पीएच रेंज कितना होना चाहिए? 6 से 9 होना चाहिए। इन सारी बातों पर आपको पहले क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप इसको क्या करोगे? इसको ध्यान रख लोगे। इसके लिए आपको क्या करना है? इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड कहां से करोगे? नीचे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। और इस सारे पीडीएफ को आप क्या करना है कि अगर आप एग्जाम से पहले बीएमसी में इन सारे पीडीएफ से भी गो थ्रू हो गए तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बीएमसी के बन जाएंगे, क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि जितना मैंने की पॉइंट्स आपको नोट करवा दिया यहाँ पे उसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, उसके बाद आपको एक और काम कर लेना है, आपको काम ये करना है कि जितने भी हमने जो भी टेस्ट सीरीज दिया एसएससी जेईई का, ठीक है, आप एसएससी जेईई की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहां पे आप देखोगे ऐसे ही हर क्वेश्चन के साथ साथ हमने सारे की पॉइंट्स वहां पे भी ऐड कर दिए हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको सीधे मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज में कुछ नए क्वेश्चन है और नए क्वेश्चन के साथ कुछ नए इंफॉर्मेशन जिस पे क्वेश्चन बन सकता है वो सारा वहां पे मेंशन है। तो आप क्या करो, एक बार आप टेस्ट दे लो। ठीक है, टेस्ट में क्या करना है, आपको वहां पे फ्री मॉक भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपको वहां पे फ्री मॉक मिल जाएंगे, अब प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा। आप ये कम से कम चेक करो ना कि वहां पर जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो किस तरीके से दिया गया, वो इसी तरीके से दिया गया जैसे मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपसे क्या किया मैंने यही तो किया। आपसे पूछा गया था किसका? पीएच रेंज। ठीक है, कि आपने जो वाटर यूज किया कंक्रीट बनाने में उसका पीएच रेंज कितना होना चाहिए, तो उसका पीएच रेंज आपको पता है 6 से 9 होना चाहिए। ठीक है, सवाल यही नहीं खत्म होता है, केवल यही सवाल नहीं पूछेगा, अब आगे इतने और क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है
कि आप जो वाटर यूज कर रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए, उसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट की परमिसिबल लिमिट क्या है, उसमें सस्पेंडेड मैटर की परमिसिबल लिमिट क्या है। तो इसके लिए 10 क्वेश्चन करने से अच्छा है कि एक ही बार में अगर एक क्वेश्चन आया उसके साथ साथ बाकी क्वेश्चन कर लिया आप, ठीक है। यही तरीका है तैयारी करने का, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और यही तरीका आपको वहां टेस्ट सीरीज में आपको जब एक्सप्लेनेशन देखोगे उस एक्सप्लेनेशन में हमने यही किया है कि एक क्वेश्चन का सोल्यूशन, उसका एक्सप्लेनेशन, उसके साथ साथ क्या उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहीं पर हमने की पॉइंट के फॉर्म में ऐड कर दिया, ठीक है। ठीक है, इसको आप देख लो। दूसरी बात ये कि अब हम क्या कराने वाले, अब हम एक और काम करवाने वाले हैं। आज ये कंक्रीट का लास्ट लेक्चर है, ठीक है, कंक्रीट का लास्ट लेक्चर है। आपको मैंने बीएमसी में सीमेंट करवा दिया, कंक्रीट कंप्लीट हो गया। सीमेंट और कंक्रीट का तो पूरा अगर एसएससी जेईई की बात करें, एसएससी जेईई में कंक्रीट टेक्नोलॉजी अलग से सब्जेक्ट ही मेंशन है। इसका मतलब यह है कि अगर बीएमसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है तो कहां से, कंक्रीट से, क्योंकि कंक्रीट का इन्होंने क्या किया, बीएमसी से कंक्रीट बाहर निकाल के कंक्रीट टेक्नोलॉजी करके एक सब्जेक्ट ही बना दिया, तो वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन एसएससी जेईई में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब हम क्या करने वाले, देखो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम एक नया काम करने वाले हैं कि मंडे से जो अपनी क्लास होने वाली है, मंडे से जो हम क्लास लेंगे, मंडे वाले क्लास में अब आगे जितने भी लेक्चर अभी अपन करने वाले उसमें सबसे पहले काम ये करने वाले अभी कि हम अपन जितना एसएससी जेईई के टेस्ट सीरीज में आपके पास जो फ्री मॉक है, ठीक है, जो हमने एक फ्री मॉक करवाया है उसका हम सोल्यूशन करवाने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें देखो एसएससी जेईई, ठीक है, आप देखोगे एसएससी जेईई, ठीक है, एसएससी जेईई के अगर आप वहां पे देखोगे वेबसाइट पे तो एसएससी जेईई का वहां पे एक फ्री मॉक अवेलेबल है, वहां पे एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो अभी हम क्या करवाने वाले, मंडे से जो वहां पे फ्री मॉक अवेलेबल है हम उसका सोल्यूशन यहाँ पे करवाएंगे और आपको उससे ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन पहले करने, कौन से क्वेश्चन आपको बाद में अटेम्प्ट करने, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि एसएससी जेईई का जो खेल है ना वो केवल स्कोर करने, कैसे स्कोर करने के साथ साथ कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं के साथ साथ कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसएससी जेईई में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो टाइम का फैक्टर है कि आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने, मतलब 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने। अगर 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने, इसका मतलब क्या हो गया, आपको अपनी स्पीड बहुत ज्यादा रखनी है और स्पीड ज्यादा रखने के लिए क्या करना होगा, आपको यह पता होना ज्यादा जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन अगर आपको छोड़ते हो, कौन से कोई अगर लेंदी न्यूमेरिकल है आप उसको छोड़ सकते हो, आप उसको स्किप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई भी लेंदी कैलकुलेशन में आप फंस गए तो क्या हो सकता है, वहां पे आपका ज्यादा टाइम लैप्स हो सकता है और आप हो सकता है कि आपका पेपर छूट जाए, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें यहाँ से अब हम क्या करवाएंगे, आपको मॉक करवाएंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चनों को शॉर्ट टिक यूज कर सकते हैं तो आप उसको यूज करो, ठीक है। आप ऑप्शन से कैसे मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, आप उस चीज को भी आप वहां पे देखोगे। ये सारी बातें आपको कहां से सीखने को मिलेगा, जब आप मॉक दोगे, ठीक है। और मॉक के लिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक मॉक सॉल्व करके यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ एसएससी जेईई का, ठीक है, इस टेस्ट सीरीज को, तो अगर बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे केवल जिनको अभी एसएससी जेईई का पेपर 1, किसका, एसएससी जेईई का, जिनको केवल पेपर 1 चाहिए, क्या ये पेपर 1 चाहिए, उसके लिए ये जो प्राइस निकल जाती है वो 399 निकल जाती है, ठीक है। जिनको केवल पेपर 1 के लिए अभी टेस्ट सीरीज चाहिए होगा उनके लिए ये प्राइस कितना 311 निकल जाती है, ठीक है। ये चीज आप एक बार चेक कर लेना। बाकी हम क्वेश्चन पे आते सीधे, ठीक है। आप थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ये टेबल आपको ध्यान रखना। अगला सवाल पढ़ लो, क्या है कि द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विद टाइम अंडर स्टडी लोड, ठीक है। आपसे ये पूछा जाए जो परमानेंट डिफॉर्मेशन विद द टाइम अंडर द स्टडी लोड क्या बोलते हैं, उसको क्रीप बोलते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा इसको क्रीप बोलते हैं। सवाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल अगला इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या इंपॉर्टेंट, सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि जो क्रीप है वो क्रीप किन किन बातों पर डिपेंड करती है और कौन कौन से फैक्टर क्रीप को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग द क्रीप, कि क्रीप को कौन से फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहली बात बोले कि क्रीप को कैसे, क्रीप इंक्रीजेज व्हेन, क्रीप इंक्रीज कब होता है, आप इसको देख लो, ठीक है। क्रीप इंक्रीजेज व्हेन, ठीक है। पहला क्या कि वाटर सीमेंट रेशियो इज हाई, अगर आप कंक्रीट में अगर आपके कंक्रीट में W/C रेशियो ज्यादा है तो क्रीप की वैल्यू ज्यादा निकल जाएगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट अपने आप में एक सवाल है, आप इस चीज को एक बार पढ़ लो, क्या कि क्या करना, अगर कंक्रीट में आपके पास W/C रेशियो ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर देखो दो चीज मैं एक बार बताऊंगा। अगर आपको क्रीप को ध्यान रखना है कि कौन से फैक्टर क्रीप को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, बस आप 2-3 चीजें ध्यान रख लो कि अगर देखो पहली बात, अगर W/C रेशियो ज्यादा, W/C रेशियो अगर ज्यादा तो क्रीप ज्यादा, पहली बात, मोर क्रीप, ठीक है।
दूसरी बात, अगर कंक्रीट में किसी भी रीजन से कंक्रीट में वाइड से ज्यादा बन रहे होंगे, कंक्रीट में वाइड रेशियो ज्यादा होगा तो कंक्रीट का क्रीप ज्यादा होगा। तो अगर हम ये बोले कि मोर वाइड्स क्या मोर क्रीप, ठीक है। अगर आपके पास कंक्रीट में जो वाइड्स अगर ज्यादा बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, अगर किसी भी रीजन से कंक्रीट में वाइड्स ज्यादा बन रहे हैं, वाइड रेशियो ज्यादा है, तो क्या होगा, कंक्रीट का क्रीप ज्यादा निकल के आएगा, ठीक है। ये बात दूसरी हो गई। तीसरी बात, अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा, क्या अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा, देखो क्या, अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा, क्या मोर रेट ऑफ हाइड्रेशन, लिखो यहाँ पे मोर रेट ऑफ हाइड्रेशन, तो लेस क्रीप। अगर आपको ये 3 पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट आप यहां से निकाल सकते हो। पहला पॉइंट, ठीक है, अगर ये तीन पॉइंट आपको पता है कि अगर W/C रेशियो ज्यादा होगा तो क्रीप ज्यादा होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर किसी भी रीजन से कंक्रीट में वाइड ज्यादा बन के आ रहा है तो क्या होगा, ज्यादा क्रीप निकल जाएगा। अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो क्रीप की वैल्यू कम निकल जाएगी, ठीक है। अब आप पॉइंट पढ़ना कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो हाई तो क्रीप हाई, बिल्कुल सही बात है, पहले बता दिया हमने। अगर सीमेंट कंटेंट इज हाई एट द सेम वाटर कंटेंट, अगर आपसे ये बोला जाए कि अगर आप वाटर कंटेंट सेम रखते हुए सीमेंट के कंटेंट को बढ़ा दो तो भी क्रीप ज्यादा निकल जाता है, ये अलग पॉइंट है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखो, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला तो ठीक है कि W/C रेशियो ज्यादा तो क्रीप ज्यादा, लेकिन अगर आपसे यह बोला जाए कि सेम W/C रेशियो पे अगर सीमेंट कंटेंट ज्यादा होगा तब क्या होगा, क्रीप की वैल्यू, तो क्रीप की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट सेम W/C रेशियो के लिए, आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि अगर आप ये सोचोगे कि सर सीमेंट कंटेंट बढ़ा दिए तो W/C रेशियो कम हो गया, नहीं, सीमेंट कंटेंट बढ़ा के W/C रेशियो कम नहीं। आप क्या बोला जा रहा है कि सेम W/C रेशियो पे अगर आप सीमेंट कंटेंट ज्यादा यूज कर रहे हो तो क्या होगा, तो आपको क्रीप की वैल्यू ज्यादा निकल जाएगी। अब देखना, इस पॉइंट को आप यहाँ पे यूज करना, इस पॉइंट को आप यूज करना कि मोर वाइड्स मोर क्रीप, ठीक है। कैसे कि अगर देखो यहाँ पे देखो, अगर पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट, अगर आपके पास पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट है इसका मतलब आपके पास वाइड्स ज्यादा होगा। अगर वेल ग्रेडेड एग्रीगेट आपने यूज किया, अगर आपने जो एग्रीगेट यूज किया उसका ग्रेडेशन ज्यादा है, अगर ग्रेडेशन ज्यादा है इसका मतलब वाइड्स कम है, और अगर वाइड्स कम है इसका मतलब क्या कि क्रीप क्या होगा, अगर वाइड्स कम है इसका मतलब क्रीप कम होगा। तो एक बात समझो कि जहां पे वाइड्स ज्यादा होगा वहां पे क्रीप ज्यादा निकल के आएगा। इसका मतलब अगर आपने पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट यूज किया तो क्रीप क्या होगा, ज्यादा निकल के आएगा। दूसरी बात, अगर आपने स्मॉलर साइज का एग्रीगेट यूज किया, फिर वापस बात समझना, अगर आपने स्मॉलर साइज का एग्रीगेट यूज किया, अगर स्मॉलर साइज के पार्टिकल है इसका मतलब वाइड रेशियो ज्यादा, अगर वाइड रेशियो ज्यादा इसका मतलब क्या होगा, वापस से अगर वाइड ज्यादा तो क्रीप क्या होगा, क्रीप ज्यादा निकल के आएगा। तो फिर हमने बोला कि अगर स्मॉलर साइज के एग्रीगेट आपने यूज किया तो क्रीप ज्यादा निकल के आएगी, ठीक है। इन सारे पॉइंट को आप इससे रिलेट कर लो। ये एक पॉइंट अगर आपको ध्यान है कि अगर वाइड ज्यादा तो क्रीप ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ग्रेडेशन कम है तो वाइड्स ज्यादा होंगे, अगर वाइड्स ज्यादा होंगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज कर रहे हो तो क्रीप क्या होगा, कम होगा, अगर पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट यूज कर रहे हो तो क्या होगा, क्रीप ज्यादा होगा, ठीक है। और एयर इंट्रेनमेंट हाई, ठीक है, अगर एयर इंट्रेनमेंट, अगर कोई भी एयर इंट्रेनमेंट एजेंट अगर आप यूज कर रहे हो तो भी क्रीप ज्यादा निकल के आएगी। अगर आप पोजालैंडिक मटेरियल यूज कर रहे हो, पोजालैंडिक मटेरियल क्या होता है, पोजालैंडिक मटेरियल का जो पार्टिकल साइज होता है वो कम होती है। अगर कम होता है पोजालैंडिक मटेरियल का जो, तो पोजालैंडिक मटेरियल हम कहाँ के किसके जगह यूज करते हैं, सीमेंट की जगह यूज करते हैं। और आपको पता है कि पोजालैंडिक मटेरियल का जो साइज होता है वो सीमेंट पार्टिकल के साइज से कम होता है, और जब सीमेंट पार्टिकल के साइज से कम होगा इसका मतलब वापिस से वाइड्स क्या निकल के आएंगे, वाइड्स ज्यादा निकल के आएंगे, और जब वाइड्स ज्यादा निकल के आएंगे तो सिंपल सा बात है कि क्रीप क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब अगर आपने पोजालैंडिक मटेरियल यूज किया तो वापिस से क्रीप की वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर लो होगा तो क्रीप ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक बात और कि अगर हमने बोला मोर रेट ऑफ हाइड्रेशन, क्या तीसरा पॉइंट हमने बोला था कि अगर मोर रेट ऑफ हाइड्रेशन है तो क्रीप की वैल्यू कम निकल जाएगी। इस बात को आप यहां से रिलेट कर लो कि अगर टेम्परेचर हाई है, अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा रखा है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, और अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो क्रीप क्या होगा, वापिस सेम बात, क्रीप क्या निकल जाएगी, लेस कम निकल जाएगा, ठीक है, लेस क्रीप होगा। तो इसका मतलब हाँ ठीक है, अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा क्या होगा, क्रीप कम निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, एक बार देखना, अगर सीमेंट हाइड्रेशन ज्यादा, सीमेंट का हाइड्रेशन ज्यादा होगा, अगर सीमेंट का हाइड्रेशन ज्यादा होगा, देखना एक बार को,
ठीक है। सीमेंट का अगर हाइड्रेशन कम होगा तो क्रीप ज़्यादा होगा, सीमेंट का अगर हाइड्रेशन कम होगा तो क्रीप क्या होगा, क्रीप ज़्यादा होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्रीप ज़्यादा होगा। क्या होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्रीप ज़्यादा निकल जाता है। ठीक है। दूसरा लास्ट में कंक्रीट मेड विथ लो हीट का सीमेंट। अगर आप लो हीट किसके, अगर आप ऑर्डिनरी सीमेंट के रिस्पेक्ट में अगर आप लो हीट सीमेंट यूज कर रहे हो, क्या लो हीट सीमेंट यूज कर रहे हो, तो आपके पास क्रीप ज्यादा निकल जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना, क्या रखना, ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। क्या अगर टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो, क्या करते हो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, क्रीप की वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, क्रीप की वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है। बाकी अगर एक और बात कि जो रेट ऑफ क्रीप है वो क्या होता है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है। ये अलग पॉइंट, इसको भी नोट कर लो कि जो रेट ऑफ क्रीप है वो क्या होता है, वो टाइम के साथ साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो रेट ऑफ क्रीप डिक्रीजेज विद द टाइम। ठीक है, ठीक है, ये सारे पॉइंट क्रीप हो गए। ठीक है, आप इसको ध्यान रख लो कि सवाल तो आपसे क्या पूछा गया था कि इसको परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विद टाइम अंडर स्टडी लोड इज नोन एज क्रीप। और क्रीप किस बात पे डिपेंड करता है, वो सारी बात यहाँ पे मेंशन है, ये सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अगला पढ़ने लगे। हाँ देखो, आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक बार जल्दी से देखो, वाटर सीमेंट रेशियो इज मेजर्ड। आपसे ये बोला जाए कि जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है, जो W/C रेशियो होता है, वो किसके टर्म में मेजर करता है, जो W/C रेशियो होता है। क्या होता है, W/C रेशियो, ये मेजर करता है किसमें, वेट बाई वेट के टर्म में। किसमें, वेट बाई वेट, वेट बाई वेट। ठीक है, किसमें मेजर करता है, W/C, वेट बाई वेट। अच्छा एक और बात देखो, कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट निकल करता है जो इस ऑप्शन में है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि वाटर सीमेंट रेशियो इज मेजर्ड ऑफ वाटर एंड सीमेंट यूज पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। ये इसका आंसर, तो इसका आंसर आपके पास क्या है, वेट बाई वेट। ठीक है, आप क्या करते हो, आप जो वाटर का मेजरमेंट करते हो वो किसमें, वेट के टर्म में करते हो, और जो कंक्रीट का मेजरमेंट करते हो वो भी किसके टर्म में करते हो, वेट के टर्म में करते हो। लेकिन आप एक बात बता दो कि सर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होता है कितना, 1। कितना डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है तो इसका मतलब कि मास ऑफ वाटर, क्या मास ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम वाटर सेम निकल जाता है। मास ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम वाटर क्या होता है, वॉल्यूम वाटर सेम होता है। अगर मास ऑफ वाटर वॉल्यूम वाटर सेम हो गया तो इस वेट बाई वेट, वेट किसका, पहला वेट किसका, ये पहला वेट किसके लिए, ये वेट किसके लिए, ये है किसके लिए, वाटर के लिए। और ये वेट किसके लिए, ये वेट किसके लिए, सीमेंट के लिए। अगर आपसे हम ये बोल लें कि वाटर का जो वेट है वाटर के वॉल्यूम के बराबर होता है, इसका मतलब ये हो गया, क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते, हम इसको ये नहीं लिख सकते कि सर क्या बोल दो, इसको वॉल्यूम बाई वेट बोल दो। क्योंकि जो जितना वेट वाटर का जो वेट होगा वाटर का वॉल्यूम सेम होगा, तो वॉल्यूम बाई वाटर बोल दो, वॉल्यूम बाई वेट बोल दो। ठीक है, तो आप इस बात को समझो कि अगर अभी देखो आपसे अगर हम ये बोले कि जो W/C रेशियो का जो मेजरमेंट होता है वो वेट बाई वेट होता है, लेकिन अगर आपसे अभी इस क्वेश्चन में देखो वेट बाई वेट भी मेंशन है और वॉल्यूम बाई वेट भी मेंशन है। दिक्कत यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम बाई वेट भी मेंशन है और वेट बाई वेट भी मेंशन है। और आपको पता है कि वाटर का वेट और वाटर का वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन एक साथ मिल रहे हैं तो हम वेट बाई वेट लेके चलेंगे। लेकिन अगर कहीं पे वेट बाई वेट ऑप्शन में नहीं है और अगर आपको वॉल्यूम बाई वेट ऑप्शन में है तो हम वॉल्यूम बाई वेट भी सही कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वाटर का वेट और वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये सारे बात हो गए। ठीक है, बाकी देखो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ, ठीक है, अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विथ डिक्रीज विथ। हाँ ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो अगर आपके पास हमने लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन करवाया था कि अगर आप W/C रेशियो को कम करोगे तो स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब अगर W/C रेशियो कम होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा निकल जाएगा। W/C रेशियो होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर है जो स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर जो स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो टाइम तो बहुत कम बचा है, तो एक बार हम स्किप करते हैं। कुछ पॉइंट मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल जितनी अच्छी क्वालिटी हो, जितने भी रॉ मटेरियल आप यूज करो, चाहे वो एग्रीगेट हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो वाटर हो, इन सारे इंग्रेडिएंट के, इन सारे रॉ मटेरियल के जो क्वालिटी होगा वो किसको अफेक्ट करेगा, स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा। वाटर बाई सीमेंट रेशियो ने आपको बता ही दिया कि वाटर बाई सीमेंट रेशियो क्या होगा, अगर W/C रेशियो कम होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अगर W/C रेशियो क्या होगा, W/C रेशियो कम होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। हमने ये बात आपको बता दिया कि अगर W/C रेशियो कम तो स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा।
ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, फाइन बाई एग्रीगेट, ठीक है, अगर देखो अगर आप फाइन बाई कोर्स एग्रीगेट, फाइन बाई कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब फाइनल ज़्यादा होगा। ओवरऑल सरफेस बोल सकते हो, ओवरऑल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अगर ओवरऑल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वाटर डिमांड ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा, वाटर डिमांड ज़्यादा होगा, वाटर डिमांड ज़्यादा होगा। और अगर वाटर डिमांड ज़्यादा हुआ इसका मतलब W/C रेशियो क्या होगा, W/C रेशियो ज़्यादा होगा। और अगर W/C रेशियो ज़्यादा हो गया इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथ कम होगा। क्या होगा, स्ट्रेंथ, इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो फाइन बाई कोर्स एग्रीगेट का ये रिलेशन हो गया। अगला देखो सीमेंट बाई एग्रीगेट रेशियो, अगर सुनो अगर C/A रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये सीमेंट जो ये सीमेंट का जो सीमेंट जेल प्रिपेयर होता है वही क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सीमेंट जेल ही स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब सीमेंट बाई एग्रीगेट रेशियो ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, और एज ऑफ कंक्रीट, ठीक है, जितने टाइम बाद आप स्ट्रेंथ चेक करोगे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर एज ऑफ कंक्रीट ज़्यादा हो तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला क्या है, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। हमने बता दिया अगर कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। नोट कर लो, कंपैक्शन कंक्रीट मतलब वाइड्स कम होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कंपैक्शन, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ठीक है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। क्या होगा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। लेकिन बट फाइनल स्ट्रेंथ क्या होगा, फाइनल स्ट्रेंथ कम होता है। ये सारे पॉइंट आप एक बार चेक कर लेना जल्दी से। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप चेक कर लेना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा, स्ट्रेंथ ज़्यादा। ठीक है, क्यूरिंग, प्रॉपर क्यूरिंग, मोर स्ट्रेंथ। प्रॉपर क्यूरिंग करोगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगा। साइज ऑफ एग्रीगेट, देखो साइज ऑफ एग्रीगेट में 2 पॉइंट निकल के आता है। मैं एक बार जल्दी से नोट कर रहा हूँ, आप एक बार इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, साइज ऑफ एग्रीगेट में पहला पॉइंट ये है कि अगर हम रिच मिक्स की बात करें, क्या रिच कंक्रीट की बात करें, रिच कंक्रीट में अगर हम बिगर पार्टिकल यूज करेंगे, क्या बिगर पार्टिकल के अगर एग्रीगेट होंगे तो स्ट्रेंथ कम निकल जाएगा। क्या निकल के आएगा, स्ट्रेंथ कम निकल जाएगा। और अगर आपके पास लीन मिक्स होंगे, कौन सा मिक्स, देखो हर किसी चीज़ के रीजन है। ठीक है, लीन मिक्स है, अगर बिगर पार्टिकल यूज करोगे स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सारे बात हो गए। ठीक है, ये सारे पॉइंट है। अब सारे पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, हर बात पे आपसे क्वेश्चन पहले पूछेगा, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। आप कोई भी पॉइंट छोड़ के नहीं जा सकते हो। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी एक बार ये क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, डिक्रीज स्ट्रेंथ। ठीक है, अगला क्या बच रहा है क्वेश्चन, लो टेम्परेचर ड्यूरिंग कंक्रीट लेइंग, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। द लाइट वेट कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड, इसका ऑल अबव। ठीक है, अब ये सारा PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। अब बाकी सबका भी आंसर आप एक बार चेक कर लेना इसी तरीके से। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन के सारे देखो इसका सारी बातें यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सारे इस PDF को डाउनलोड कर लो और इन सारे क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास से हम मॉक सॉल्व करने वाले हैं और हम देखेंगे कि आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आज टाइम खत्म हो गया तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाकी आप ये टेस्ट सीरीज आप SSC JEE अगर आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।